Good morning, students. Myself, Dr. Sandhya, and today's topic of our discussion is determination of nuclear charge by Moseley law. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कंटेंट, और तो कंटेंट को हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर चार्ज एंड सेकंड वन इज़ टाइप ऑफ एक्सरेज. एंड टाइप ऑफ एक्सरेज हैं तो मतलब एक तरह से उनकी जनरेशन के अकॉर्डिंग वो हम एक्सरेज को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉन्टीन्यूअस एक्सरेज एंड सेकंड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे. After that, we come to our main topic, that is Moseley law. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, द टर्म न्यूक्लियर चार्ज इज रिलेटेड टू द टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड Z इज द एटॉमिक नंबर एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. देन चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस विल बी प्लस ZE. ठीक है, तो जैसे हमने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात की थी, तो एटॉमिक मॉडल्स में हमें रदरफोर्ड जो मॉडल था वहाँ से हमने कंक्लूड किया था कि जो एटम है उसको हमने क्या दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियस, ठीक है, और सेकेंड वन क्या हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पोर्शन होगा. तो न्यूक्लियस जो होगा वो हमें पता है कि उसके लिए जो मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियन बोलते हैं, और न्यूक्लियस है वो हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है. तो अगर हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज स्पीसीज़ की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल एक स्पीसीज़ होती है, और प्रोटॉन होता है उसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है. और चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम होता है. बस क्या होगा कि मतलब प्रोटॉन होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा क्या होता है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि मतलब अगर हम टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चार्ज की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो हम एक तरह से जो एटॉमिक नंबर है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता होना चाहिए, और चार्ज किसी एक प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो अगर हमें पता है तो वो दोनों चीज़ें क्या है कि मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हम Z से, या हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी मतलब एलिमेंट है उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं. तो इसने क्या कहा कि अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो वो चार्ज है वो हमारा ओवरऑल अगर हम कंबाइन की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा प्लस ZE चार्ज है वो हमारा न्यूक्लियस के ऊपर हमें मिलेगा. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हमें न्यूक्लियर चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है तो आगे हम फर्दर क्या इंफॉर्मेशन उससे गेन कर सकते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज यूज टू डिटरमाइन फर्स्ट नंबर ऑफ द पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन एज एटम एज ए होल इज न्यूट्रल. ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है कि मतलब अगर हमें न्यूक्लियर चार्ज का पता चल गया तो इसने क्या कहा कि नंबर ऑफ पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस की जैसे हमने बोला कि एटम है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट वन है वो हमारा क्या हो गया न्यूक्लियस हो गया, एंड आउटसाइड में जो पेरिफेरी में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर क्या चार्ज हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज है. और एटम अगर हम एक कंबाइंड स्टेट में या फिर एज ए होल हम बात कर रहे हैं तो एटम क्या होता है न्यूट्रल होता है. ठीक है, तो अगर हमें न्यूक्लियर चार्ज का पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हम उनकी इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर सकते हैं, क्योंकि जितना चार्ज आपका क्या हो जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर है उतना ही नेगेटिव चार्ज आउटसाइड में होगा, और उस चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो क्योंकि ओवरऑल जो चार्ज एटम के ऊपर होता है वो क्या होता है न्यूट्रल होता है, या फिर हम कह सकते हैं ज़ीरो होता है. ठीक है, सेकंड है कि एनर्जी लेवल ऑफ एटम उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है. एंड थर्ड वन है कि फिजिकल केमिकल एंड द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम. अगर हमें न्यूक्लियर चार्ज का पता है तो हम फिजिकल केमिकल एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी एटम की वो क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं. इन्होंने कहा कि मतलब अगर हम हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को छोड़ दें तो बाकी जो मतलब स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, तो ये यहाँ तक तो था कि मतलब अगर हमें न्यूक्लियर चार्ज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो क्या होगा. ठीक है, उसके बाद है कि मतलब एक और जनरल सी चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कि टाइप ऑफ एक्सरेज. ठीक है, कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे यूज़ करेंगे. तो मेन चीज़ है कि मतलब हमने दोनों का डिफरेंस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉन्टीन्यूअस एक्सरेज एंड सेकंड वन इज़ व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे. ठीक है, तो कॉन्टीन्यूअस एक्सरेज की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बीम फॉर एग्जाम्पल वो क्या है मतलब न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करती है. ठीक है, तो जो एक्सरेज की जनरेशन होती है तो वो हमारा क्या होता है वहाँ जो इलेक्ट्रॉन की जो एक्सरेज की जनरेशन होगी उसको हम क्या
कहते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज कहते हैं, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो अब हम किन रेज को कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोल रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो वर्ड से ही सिग्निफाई हो रहा है कि वो किसी की इंफॉर्मेशन देती है, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स देती है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एक्सरेज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन प्रोसेस दैट अकर व्हेन ए इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एटम, ठीक है। तो इस टाइप की जो एक्सरेज होती हैं वो कब होती हैं कि फॉर एग्जांपल मतलब आपने कोई रे है, मतलब एक्सरेज है वो फॉल की, ठीक है, और वो आपने फॉल की है और वो किससे इंटरेक्ट करती है? जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनसे इंटरेक्ट करती है, ठीक है। अब इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो बाइंड फॉर्म में है आपके, उनकी बाइंडिंग एनर्जी के कंपैरिजन में जो आप आउटसाइड जो से जो एनर्जी जो दे रहे हो, जो रे फॉल करवा रहे हो, उसकी एनर्जी इनकी बाइंडिंग एनर्जी से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तभी पॉसिबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट होंगे। अब वो अगर इनर सेल से कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया तो उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए जो हायर जो सेल्स होंगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसकी जगह ले लेंगे, ठीक है। तो अब जो ट्रांजिशन होगा, मतलब हायर से लेकर लोअर जो सेल होगी वहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा, तो इन दोनों सेल्स के जो बीच के जो एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्वल क्या हो जाएगी? हमारी एक रेडिएशन है, या फिर हम कह सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी की हमारी जो मतलब एक्सरेज हैं वो हमें क्या मिलेंगी? एमिटेड फॉर्म में मिलेंगी। तो एक तरह से हमें क्या मिल जाती है? इनर इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। तो ये जो इस टाइप की जो रेज होंगी वो क्या होंगी? हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, क्योंकि वो हमें क्या बता रही है? एक तरह से उस मटेरियल के इंफॉर्मेशन दे रही है कि किस तरह का अरेंजमेंट है, वो किसकी फॉर्म में मिल रही है? हमें एक तरह से स्पेक्ट्रल लाइन की फॉर्म में मिल रही है। उसके बाद है कि न्यूक्लियर चार्ज कैन बी डिटरमाइन इन द टू वेज। जो न्यूक्लियर चार्ज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो न्यूक्लियर चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए दो पॉसिबिलिटी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग है उसकी हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। जो सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम है, उसकी उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है। तो ये यहाँ ये कह रहा है कि मतलब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो मतलब एक तरह से जो सेकंड वन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का यूज़ करके जो उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करके हमें न्यूक्लियर चार्ज की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सरे स्पेक्ट्रल मेथड। व्हेन ए बीम ऑफ प्राइमरी एक्सरे फॉल ऑन द मटेरियल दैट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड। अभी हमने जैसे बात की थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है उसकी फॉर्मेशन कब होती है? जब आपका कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट शेल्स के अंदर हैं। अब कोई भी बीम है एक्सरे की, आपने उनको हम प्राइमरी बीम बोल सकते हैं, वो क्या होती है कि वो फॉल करती है, ठीक है। वो फॉल करेगी, किससे इंटरेक्ट करेगी? जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ वो क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी। अब इंटरेक्ट करने के बाद फिर क्या होगा? अब वो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट आउट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर इजेक्ट आउट होते हैं तो हायर सेल से इलेक्ट्रॉन उनकी जगह लेने के लिए आ जाते हैं, और फिर अब ये जो दो सेल हैं जिनके एनर्जी डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं उसके इक्वलिक एनर्जी हमें एमिटेड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। फॉर दिस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंसिडेंट रे है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट आउट होगा या रिलीज होगा जब हमारा क्या होगा कि एनर्जी जो हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। दीज इमर्ज एक्सरे डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल। अब वो किस तरह की स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, मतलब हायर से लोअर में, मतलब एक तरह से एनर्जी आपको एमिटेड फॉर्म में मिल रही है, वो एक तरह से एक स्पेक्ट्रा आपको मिल रहा है, और वही हमें इंफॉर्मेशन देगा उन इनर सेल की के अरेंजमेंट की हम बात कर सकते हैं। X-ray, these emerged X-ray determine the properties of a material and energy depend on the atomic number of element। अब जो ये एनर्जी हमें एमिटेड फॉर्म में मिल रही है वो एक तरह से एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करती है। तो एक तरह से हमें उसके एटॉमिक नंबर का पता चल गया, और अगर एटॉमिक नंबर का किसी का हमें पता है तो हम न्यूक्लियर चार्ज की तो बात कर ही रहे थे, वहीं से हमने शुरू किया था कि हमें न्यूक्लियर चार्ज है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो उसके बाद है कि इफ़ वी ऑब्जर्व द ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर देन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व। अगर हम कोई मतलब ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर है वो यूज़ करते हैं तो हम स्पेक्ट्रल लाइन है वो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस स्पेक्ट्रल लाइन आर इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल ग्रुप नोन एज KLMN सीरीज। ये जो मतलब स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलेंगी वो किसकी फॉर्म में मिलेंगी, KLMN सीरीज की फॉर्म में मिलेंगी। एंड mostly in 1913 1914 using the X-ray photographic method conclude on the basis of the spectral line। अब mostly मतलब 1913 या 14 में इस चीज़ को conclude किया इन spectral line को मतलब study करके कि this spectral line of the characteristics X-ray occur in the different group and the groups corresponding the short wavelength range is called K series। अब जैसे हमने क्या कहा, जो जनरली हम अरेंजमेंट की बात करते हैं वो क्या होता है, K हो गया, L हो गया, M हो गया और फिर हमारा क्या हो गया, N हो गया। इस तरह से डिफरेंट जो सीरीज़ है उनका क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो अब हम क्या कहेंगे कि जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी क्या होगी, K सबसे लोवेस्ट हो गया, उसके बाद L हो गया, M हो गया और हमारा N हो गया। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, N से अपनी K पे भी हो सकती है, वो हमारी A से M से हमारी K में भी हो सकती है, L से हमारी K में भी हो सकती है। और जितना हम मतलब एक तरह से मतलब जो एनर्जी जो डिफरेंस की हम बात कर रही हैं, तो अगर हम इन चारों सीरीज़ को कंपेयर करते हैं तो N से अगर हम K की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। फिर उससे कम किस में होगा, अगर M से K में हम बात कर रहे हैं, अगर L से हम K में बात कर रहे हैं तो वो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होगा। ठीक है, और एनर्जी का, और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। ठीक है, E यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी होती है, H है वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, म्यू है वो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो जिन केसेस में हमारी एनर्जी ज़्यादा होगी उन केसेस में हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो इन्होंने क्या कहा, द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे अक्कर इन द डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब एक ग्रुप्स की फॉर्म में होगी, एंड द ग्रुप्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्ट वेवलेंथ रेंज इज कॉल्ड एक्सरेज। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि मतलब जो के सीरीज़ है उसमें अकॉर्डिंग टू अस की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा है। एनर्जी अगर सबसे ज़्यादा है, उनका डिफरेंस की हम बात करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी, और अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है या फिर मतलब लॉन्ग रेंज की हम बात कर सकते हैं, वहाँ पे वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, शॉर्ट रेंज में होगी। तो जो के सीरीज होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्ट वेवलेंथ होगी। सेकेंड जो टर्म है, सेकेंड जो पॉइंट है वो है द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ इज LMN। इस तरह से हम आगे अगर हम बात करते जा रहे हैं तो आगे क्या हो जाएगा, वेवलेंथ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी फॉर द सीरीज LMN सीरीज। ठीक है, there is a linear relation among the frequency of the characteristics X-ray and atomic number। जो हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं और उसमें और एटॉमिक नंबर में अगर हम बात करते हैं, जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व हो रही है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो वो एक रिलेशन हमें जो मिल रहा है वो एक लीनियर रिलेशन मिलता है। लीनियर रिलेशन है वो मोस्टली लो है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी एन स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इन टर्म ऑफ वेवलेंथ अगर हम बात करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी एन स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो मतलब फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी रिलेट कर सकते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे एटॉमिक नंबर के। उसी तरह से अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी एन होल स्क्वायर। तो ओवरऑल एक तरह से मतलब इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी या इन टर्म ऑफ वेवलेंथ हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है इसको हम क्या कहते हैं, मोज़ले लॉ। ठीक है, अब अगर हम इंडिविजुअल टर्म की बात करते हैं तो म्यू है वो यहाँ पे मतलब हम सबको पता ही है कि वो म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। सी है वो यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। एंड लैम्डा हो गया वो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे
एंड एक्सरेज होती हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी, ठीक है, सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ए एंड जो बी की अगर हम बात करते हैं, ए एंड बी है वो यहाँ पे क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए, जेड है वो हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल गई, इनकी अगर हमें एनर्जी पता है तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पता है, ए एंड बी है वो कोई कांस्टेंट हो गया, कोई कांस्टेंट है तो हम यहाँ से एक तरह से एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, और एटॉमिक नंबर मिल गया तो आप एटॉमिक चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, ग्राफ हमने प्लॉट किया, हम अलोंग मतलब एक्स एक्सिस है वो हम क्या ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस है वो हमारा क्या हो गया, मतलब √μ की बात कर सकते हो, ठीक है, या आप जेड स्केयर की फॉर्म में बात कर सकते हो, या फिर आप फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है उसको √में ले सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों की वर्सेस अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक हम मतलब जैसे लीनियर रिलेशन है तो हमें क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, और जैसे एग्जांपल दिया हुआ है के अल्फा या के बीटा, ठीक है। के अल्फा कभी भी ट्रांजिशन होता है वो एल से लेकर अगर के तक होता है तो उस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, के अल्फा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो होगा हमारा एम से लेकर के में होगा वो हमारा क्या होगा, के बीटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। उसके बाद हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जेड की वैल्यू है वो मतलब अननोन है, अगर हमें दो चीज़ें हैं, मतलब एक के लिए हमें कोई जेड है वो नोन है, सेकेंड वन के लिए मतलब दोनों के लिए अगर हमें वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाती है, या फिर हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाती है, एक के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता है, दूसरे के लिए अगर हमें नहीं पता, तो एक तरह से हम इन दोनों को कंपेयर करके इस तरह से सेकेंड वन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो अननोन मतलब एटॉमिक नंबर है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो वो मेन चीज़ सिर्फ यही थी कि मतलब हमें न्यूक्लियर चार्ज है वो फाइंड आउट करना है। न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कहा कि मतलब इस पूरे टॉपिक में अगर हम बात करें तो वो 2-3 ही चीज़ें हैं। फर्स्ट वन की मतलब हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज है वो हम बोल किसको रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज है वो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई भी चार्ज स्पीसीज है वो सिर्फ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसके बाद फिर मतलब प्लस ZE है वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम न्यूक्लियर चार्ज अगर हमें मिल भी गया तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब उसके बाद एनर्जी लेवल्स उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी या स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन है हम ले सकते हैं। फिर बात आती है कि मतलब अगर हम न्यूक्लियर चार्ज के इंफॉर्मेशन अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड्स कौन से हैं। तो इन्होंने कहा कि मतलब 2 पॉसिबिलिटी हैं हमारे पास, या फिर तो हम लार्ज एंगल अल्फा रेज स्कैटरिंग है वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेकेंड वन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है उसकी हेल्प से जो हम न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करते हैं वो एक तरह से मोर इजी हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि मतलब मोर एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है उसके वाले मेथड है उसमें हम आते हैं। फिर हमें पता होना चाहिए अगर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जनरली तो हम एक्सरे वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टिन्यूस एक्सरेज एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो कॉन्टिन्यूस एक्सरे आप बताओगे कि अगर मतलब आपने कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन बीम है वो आपने फॉल की, वो इंटरेक्ट कर रही है अगर सिर्फ न्यूक्लियस से, तो जो मतलब एक्सरे का जो जनरेशन होगा वो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के इंटरेक्शन के बाद। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपने कोई मतलब एक्सरे फॉल करवा रही है, एज ए प्राइमरी आप एक्सरे की बात कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ से आपने क्या किया है कि मतलब वो एक्सरे है वो क्या करती है कि जो मतलब बाउंड फॉर्म में जो आपके इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी उनकी बाइंडिंग एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देगी। अब जो वैकेंसी वहाँ पे बन गई इनर सेल में, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो हायर सेल्स हैं उनसे
सी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और आपने पढ़ा भी हुआ है कि मतलब एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन का फिनोमिना पढ़ा होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि मतलब ग्राउंड लेवल पे ऊपर कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। आप उसको कुछ एनर्जी दोगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद आपके हायर स्टेट में जा सकता है। तो ये फिनोमिना होगा वो हमारा एब्जॉर्प्शन का होगा। एमिशन का क्या होता है कि जब हायर स्टेट है और हायर स्टेट से आप लोअर में आ रहे हो, हायर स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन कोई लोअर में आ रहा है, तो उस टाइम पे उन दोनों के जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसके इक्वल एनर्जी है वो रिलीज होगी। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एमिशन बोलते हैं। तो सेम यहाँ एमिशन वाली ही कंडीशन है कि मतलब हायर सेल से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लोअर सेल है उसमें आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है एक्सरेज हैं वो क्या हो जाएगी, एमिट हो जाएगी। तो अब जो ये एक्सरेज है जो एमिट हो रही है, तो इसने क्या कहा कि मतलब ये एक तरह से ये स्पेक्ट्रल लाइन की फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होगी, और ये एक तरह से मतलब उस मटेरियल की या फिर उस एलिमेंट की हमें क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। इंफॉर्मेशन देती है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोल देते हैं। और मतलब मोजली ने जब ये चीज़ कंक्लूड की तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब शॉर्ट रेंज एक्सरेज हैं वो हमें मिलेंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में मिलेंगी, वो किसके लिए मिलेंगी, हमारी के सीरीज़ के लिए मिलेंगी। और ये चीज़ क्या होती जाएगी, मतलब लॉन्ग रेंज की तरफ प्रोसीड होती जाएगी जब आप के से लेके LMN तक जाते हो, ठीक है। उसके बाद सेम सीरीज में अगर आप बात करते हो, फॉर एग्जांपल के सीरीज में ही बात करते हो, तो आप क्या कहोगे कि मतलब wavelength of the X-rays is same series, say K series produced from the element of higher atomic number is less as compared to। तो एक तरह से अगर फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं तो एक लीनियर रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट होता है कि म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, मतलब एटॉमिक नंबर की वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन करते हैं तो वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो एक लीनियर रिलेशन होगा। और कोई भी मतलब अगर किसी एक एलिमेंट के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है, तो एक तरह से स्पेक्ट्रल लाइन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो अननोन एटॉमिक नंबर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट मोज़ले लॉ। थैंक्स।